दिल्ली गैंगरेप मामले में शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे चारों दोषियों को सजा सुनाई जाएगी। सभी दोषियों को उम्र कैद या फांसी की सजा हो सकती है। आज साकेत कोर्ट में सजा पर बहस पूरी हो गई, जिसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया। बहस के दौरान सरकारी वकील ने कोर्ट से दोषियों पर रहम न करने की अपील की। सजा जो दिया जाता है रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में, ऐसा ही सजा होगा। दिल्ली गैंगरेप पर बहस में अभियोजन पक्ष ने की फांसी की मांग। कहा, दोषियों पर दया की जरूरत नहीं, जिसने दया नहीं की उस पर दया नहीं। परसों डे आफ्टर टुमारो फ्राइडे 2:30 बजे के लिए सेंटेंस पर ऑर्डर जज साहब को करना है। सरकारी वकील ने अदालत के सामने कहा, इससे ज्यादा खौफनाक कुछ नहीं हो सकता जिसमें एक असहाय लड़की पर जुल्म ढाया गया। उनका कहना था कि आरोपियों को सजाए मौत ही दी जाए। दिल्ली गैंगरेप में सबसे कम उम्र के दोषी पवन गुप्ता के वकील की दलील, ट्रायल के दौरान जेल में पवन का व्यवहार काफी अच्छा रहा है, उसे मौत की सजा ना दी जाए। कोर्ट से दोषी की कम उम्र पर तवज्जो की अपील। सजा पर बहस पूरी होने के बाद दोषियों के वकील एपी सिंह ने कहा, आरोपी नई उम्र के बच्चे हैं, अगर उन्होंने कोई जुर्म किया भी है तो उन्हें एक मौका दिया जाना चाहिए। नए उम्र के बच्चे हैं, मौका उसे सुधरने का बनता है और उसे सुधरने का अवसर देना चाहिए। इससे पहले बहस के दौरान दोषियों के वकीलों ने दलील दी कि फांसी की सजा मूल अधिकारों का हनन है और ऐसे मामलों में उम्र कैद की सजा ही दी जाती है। बचाव पक्ष के वकील के मुताबिक भावनात्मक आधार पर भी दोषियों के लिए कम सजा की मांग की गई है। सभी दोषी 30 साल से कम के हैं, वो गरीब परिवार से हैं और परिवार उन पर आश्रित है, इसलिए उन्हें फांसी की सजा न सुनाई जाए। एक तरफ जहां दिल्ली गैंगरेप के आरोपियों के लिए पूरा देश एकजुट होकर फांसी की सजा की मांग कर रहा है, वहीं आरजेडी सांसद प्रभुनाथ सिंह ने दोषियों को उम्र कैद देने की वकालत की है। और वैसे भी फांसी से ज्यादा कठोर सजा आजीवन कारावास का होता है। फांसी में तो अगर फांसी लगा तो आदमी मर जाता है, वो अपने दोष का एहसास नहीं कर पाता है, लेकिन जो उसका मिनिमम सजा ही निर्धारित है आजीवन कारावास। 16 दिसंबर दिल्ली गैंगरेप के आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग को लेकर साकेत कोर्ट के बाहर विरोध प्रदर्शन। दोषियों पर किसी तरह का रहम नहीं करने की अपील। मोदी की पीएम उम्मीदवारी पर गृह मंत्री शिंदे ने ली चुटकी। कहा, कोई भी पार्टी रामू, शामू या दामू को उम्मीदवार बना सकती है, कांग्रेस के नेता तो राहुल गांधी है। हमारा नेता कल रामू, शामू, दामू कोई भी कर सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है, कोई भी कर सकता है, उनके पार्टी का वो सवाल है, लेकिन हमारा नेता तो राहुल गांधी है। रूठी आडवाणी को मोदी के नाम पर राजी नहीं कर पाए राजनाथ, बेनतीजा रही बैठक। खबरों के मुताबिक मोदी पीएम उम्मीदवार बनाए जाने के बाद प्रचार प्रमुख पद से दे सकते हैं इस्तीफा। सुषमा जेटली को मिल सकती है प्रचार की कमान। सूत्रों के मुताबिक आडवाणी अड़े हुए हैं, वो 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मोदी की उम्मीदवारी के ऐलान के कतई पक्ष में नहीं है। शुक्रवार को बीजेपी के संसदीय दल की बैठक होनी है। इसी बैठक में मोदी की पीएम उम्मीदवारी का ऐलान किया जाना है, लेकिन हालत यह है कि इस बैठक में भी आडवाणी का आना तय नहीं है। मोदी की पीएम उम्मीदवारी पर आरजेडी सांसद प्रभुनाथ सिंह को दिखा अमेरिका का हाथ। कहा, अमेरिका मोदी की पीएम उम्मीदवारी के पीछे। रिजेक्टेड माल है ये, तो अमेरिका के लोग नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसलिए कि नरेंद्र मोदी का इमेज मुस्लिम विरोधी है। मोदी को पीएम कैंडिडेट बनाए जाने और आडवाणी के रूठने की खबरों के बीच बीजेपी डैमेज कंट्रोल में जुटी। नकवी बोले, बीजेपी में पीएम उम्मीदवार को लेकर कोई विरोध नहीं है। राज्यसभा सांसद मोहम्मद अजीब का दावा, बीजेपी किसी को भी पीएम कैंडिडेट बना ले, वो केंद्र में वापस नहीं आ सकती। मोदी की उम्मीदवारी से यूपीए को होगा फायदा। दिग्विजय सिंह का शिवराज पर निशाना। कहा, एमपी में गरीब बाप का लायक बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता, लेकिन अमीर बाप का नालायक बेटा आराम से डॉक्टर की डिग्री खरीद सकता है। वाह रे सरकार, तेरी ये सरकार। राजस्थान के उदयपुर में राहुल गांधी की रैली। बड़ी तादाद में किसान और आदिवासी समुदाय के लोग राहुल को सुनने पहुंचे। जयपुर में मोदी की रैली के एक दिन बाद उदयपुर में राहुल की रैली। कहा, कांग्रेस की सरकार ने आम आदमी और गरीबों के लिए हमेशा काम किया है।
मुजफ्फरनगर की हिंसा में मरने वालों की संख्या हुई 40। शहर के 3 थाना क्षेत्रों में आज कर्फ्यू में 4 घंटे की ढील दी गई है। आज दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक ढील दी गई। मुजफ्फरनगर में सभी स्कूल और कॉलेज अगले आदेश तक बंद रखने के निर्देश। गांव में सेना और पुलिसकर्मियों की गश्त लगातार जारी है। मुजफ्फरनगर में हिंसा को लेकर गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने आशंका जताई है कि इसके पीछे राजनीतिक दलों का हाथ हो सकता है। देश के प्रमुख मुस्लिम संगठनों ने मुजफ्फरनगर दंगे पर वक्त रहते काबू करने में नाकामी का आरोप लगाते हुए अखिलेश सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। जमीयत उलेमाए हिंद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमाते इस्लामी हिंद समेत कई दूसरे मुस्लिम संगठनों ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश सरकार पर आरोपों की झड़ी लगाई। मुजफ्फरनगर पर दंगे को समाजवादी पार्टी और बीजेपी की साजिश करार दिया। लोगों से शांति की अपील। मुस्लिम संगठनों की तरफ से अखिलेश सरकार को बर्खास्त किए जाने की मांग के बाद समाजवादी लीडरों के माथे पर आया पसीना। मीडिया के सवाल पर शिवपाल को नहीं सूझा जवाब, कहा हालात काबू में हैं। समाजवादी पार्टी के जाट चेहरे राजेंद्र चौधरी ने मुस्लिम संगठनों की नाराजगी पर कहा अखिलेश सरकार मुजफ्फरनगर में हालात सामान्य किए जाने की पूरी कोशिश कर रही है। विपक्षी दलों पर फोड़ा तनाव का ठिकरा। मुस्लिम संगठनों की तरफ से अखिलेश सरकार को बर्खास्त किए जाने की मांग पर बीजेपी की बांछे खिली। नकवी बोले बीजेपी मुजफ्फरनगर में हुए दंगे पर कोई सियासत नहीं कर रही है। अखिलेश सरकार को खिलाफ मुस्लिम संगठनों की नाराजगी को भुनाने की कोशिश में जुटे यूपी के विपक्षी दल। रीता बहुगुणा जोशी बोली मुस्लिम धार्मिक लीडरों ने दंगे के पीछे की सियासत को समझ लिया है। बीजेपी ने अखिलेश सरकार पर जुबानी हमला तेज कर दिया है। शहनवाज हुसैन बोले अखिलेश सरकार को अपने पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है। बीजेपी यूपी में शांति चाहती है, लेकिन अखिलेश सरकार के रहते ये मुमकिन नहीं है। आगरा में समाजवादी पार्टी की 2 दिनों की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक शुरू। लोकसभा चुनाव समेत कई मुद्दों पर मंथन करेंगे समाजवादी लीडर। आगरा में मुजफ्फरनगर हालात से लेकर लोकसभा चुनाव की तैयारियों जैसे मुद्दों तक मंथन करेगी समाजवादी पार्टी। पहले यह बैठक हरिद्वार में होनी थी, जिसे बदलकर आगरा कर दिया गया। खबरों के मुताबिक आगरा बैठक में समाजवादी पार्टी तीसरे मोर्चे के गठन पर भी सलाह मशविरा कर सकती है। मुलायम सिंह पहले ही कह चुके हैं कि तीसरे मोर्चे को बहुमत मिलेगा, इसका गठन चुनाव के बाद होगा। मुजफ्फरनगर दंगे को लेकर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से आजम खान की नाराजगी खुलकर सामने आ गई है। आगरा में आज से शुरू होने वाली समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति में नदारद दिखे आजम खान। सूत्रों के मुताबिक मुजफ्फरनगर दंगे को लेकर आजम खान अखिलेश से नाराज हैं। अखिलेश सरकार पर दंगे के दौरान ढीला रवैया दिखाने पर नाराजगी। मुजफ्फरनगर दंगे की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग को लेकर दाखिल पीआईएल पर सुनवाई को राजी हुआ सुप्रीम कोर्ट। 12 सितंबर को सुनवाई। नफरत की आग में झुलसे मुजफ्फरनगर में लोगों ने पेश की नई मिसाल। अस्पताल में भर्ती दोनों समुदाय के लोग अपने अपने गम भूलकर एक दूसरे के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। एक ही चूल्हे पर बन रहा है खाना। सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली ओम प्रकाश चौटाला को राहत। सीनियर चौटाला की बेल अपील खारिज। 23 तक सरेंडर का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की जमानत की अवधि बढ़ाने की याचिका खारिज की। चौटाला शिक्षक भर्ती घोटाले में दोषी हैं और जमानत पर हैं। कोर्ट ने दी है 10 साल की सजा। लश्कर के बम एक्सपर्ट अब्दुल करीम टुंडा को 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया। सीमा पार से गैरकानूनी ढंग से भारत में दाखिल होने का आरोप। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में 24 साल के युवक की गोली मारकर हत्या। मरने वाले की शिनाख्त संतोष कुमार के तौर पर हुई है। दिल्ली के बिंदापुर में एक शख्स ने पंखे से लटक कर जान दे दी। सुसाइड लेटर में अपने पिता और चाचा को ठहराया जिम्मेदार। पिता की बेरुखी से परेशान रहा करता था। इटली में रहने वाले पिता से फोन पर बात करने के बाद फंदे पर झूला। कभी मॉडल रहे अनिल चेरियन की मुंबई के गोरई के एक कुएं में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। चेरियन जिया खान के कॉस्ट्यूम डिजाइनर थे।
पुलिस के मुताबिक चेरियन के शरीर पर जख्म का कोई भी निशान नहीं मिला है। पुलिस को शक है कि चेरियन ने खुदकुशी की है। अनिल की पत्नी ने पुलिस में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक चेरियन 8 सितंबर को अपने किसी महिला दोस्त की पार्टी में शामिल होने के लिए घर से निकले थे। IIT रुड़की में घटिया खाने से 70 लड़के बीमार। सभी बीमार लड़कों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। रुड़की IIT प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। अलग गोरखालैंड की मांग कर रहे गोरखा ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने 20 अक्टूबर तक विरोध प्रदर्शन रोकने का फैसला लिया है। झारखंड के जामताड़ा में ड्यूटी के दौरान लोको पायलट की मौत। इंजन की जांच करने गया था लोको पायलट। मौत की वजह की तलाश में जुटा RPF। हिमाचल के कंदूर में बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से लोगों का जीना दुभर हुआ। शहर में सामानों की सप्लाई ठप हुई। कोयम्बटूर में दुर्लभ प्रजाति का पीला कोबरा मिला। जानकारों के मुताबिक पीला कोबरा ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में भी पाया जाता है। सोलह जून को आए सैलाब के बाद तबाह हुए केदारनाथ मंदिर के 86 दिन बाद खुले कपाट। केदार घाटी में गूंजा हर हर महादेव। जल प्रलय के बाद केदार घाटी में 86 दिन से पसरा सन्नाटा आज सुबह मंत्रोच्चार के साथ ही खत्म हो गया। केदारनाथ मंदिर में आज प्रार्थना और पूजा हुई। पौ फटने के कुछ देर बाद सुबह 7 बजे 6ठी सदी के केदारनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी रावल भीमशंकर लिंग ने मंदिर के पट खोले और पूजा करने के लिए गर्भगृह में प्रवेश किया। पूजा से पहले मंदिर का शुद्धिकरण और फिर प्रायश्चित्तीकरण किया गया। प्रधान पुजारी के साथ बड़ी संख्या में पुरोहित और बद्रीनाथ केदारनाथ समिति के अधिकारी मौजूद थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा अपने कुछ मंत्रिमंडलीय सहयोगियों के साथ आज की पूजा में शामिल होने वाले थे, लेकिन खराब मौसम की वजह से वो वक्त पर केदारनाथ नहीं पहुंच पाए। कैटरीना ने सलमान की बहन अलवीरा के घर पर बप्पा के दर्शन किए। खान परिवार की करीबी माने जाने वाली कैटरीना ने गणेश चतुर्थी के मौके पर करिश्मा कपूर और संगीता बिजलानी के साथ खान परिवार के संग उत्सव में वो शामिल हुए। बॉलीवुड पर छाया गणपति का जादू। ऋतिक रोशन अपने पापा राकेश रोशन के साथ गजानन को विसर्जित करने पहुंचे। बॉलीवुड एक्ट्रेस भी मोदक प्रिय की पूजा में जुटी। अमीषा पटेल और शिल्पा शेट्टी ने देश भर को गणेश चतुर्थी की बधाई दी है। विसर्जन के दौरान सितारे का रेला। मुंबई के चिरगांव चौपाटी पर गणपति विसर्जन करने आए 67 लोग जेली फिश काटने की वजह से अस्पताल में भर्ती हुए। 55 लोगों को उपचार के बाद घर भेज दिया गया। महाराष्ट्र के अलावा देश के दूसरे हिस्सों में भी पार्वती पुत्र गणेश की पूजा में जुटे लोग। कानपुर में एक गणेश भक्त के पास है सबसे बड़ी गणपति की मूर्तियों का कलेक्शन। डॉलर के मुकाबले रुपए में सुधार का सिलसिला जारी है। शुरुआती कारोबार में रुपया 16 पैसे की सुधार के साथ 63.68 के स्तर पर आ गया। तेल की कीमत में कमी के चलते रुपया कल 63.84 पर बंद हुआ था। व्यापार घाटे को कम करने की सरकार की सारी कोशिशें रंग लाती नजर आ रही हैं। अगस्त महीने में व्यापार घाटा 23.2% से घटकर 1090 करोड़ डॉलर रहा। पिछले साल ये 1420 करोड़ डॉलर रहा था। टेलीकॉम आयोग ने केंद्र सरकार के ग्रामीण परिवारों को फ्री मोबाइल देने और छात्रों को फ्री टैबलेट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव से राजकोष पर कुल 10,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। घरेलू बाजार में सोने के दाम में फिर आई तेजी। सोना 270 रुपए की बढ़त के साथ 21,370 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। चांदी 460 रुपए की गिरावट के साथ 52,695 पर कारोबार कर रही है। कार बाजार में 9 महीने से जारी गिरावट का सिलसिला अगस्त में खत्म हो गया। इस महीने घरेलू बाजार में कारों की कुल बिक्री 15.37% बढ़कर 1,33,486 इकाई पर पहुंच गई।